हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। नेहल, रिया, क्षितिज, अभिमन्यु। सर आज बैंडविड्थ लो है बहुत ज्यादा। ये क्या बैंडविड्थ अपने आप ही लो हो जाती है क्या ऑल्टरनेट डेज पे? नहीं सर, आज पता नहीं क्यों क्यों वैसे हो रहा है, पता नहीं सर। सर वो बाहर ना इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, कुछ तो लाइट भी नहीं आ रही आज और ढंग से चल भी नहीं रहा आज नेट भी। हम्म। स्टार्ट करें? यस। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसमें से कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का सबको आ गया समझ में? ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले वही उसी थ्योरम से वापस जो हमने पिछली बार भी प्रूव किया था, बट अनदर अप्रोच इज आल्सो देयर टू प्रूव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने वो प्रूफ दिए थे ना, उसमें से एक दो प्रूफ से जो नहीं आए थे। अभी करते हैं डिस्कस, उस पे आएंगे जब, है ना, वापस फॉर्मूले पे आएंगे जब डिस्कस करेंगे। तब तक हमें पहले ये थ्योरम करना जरूरी है। इफ अ फंक्शन इज differentiable, if a function is differentiable at x is equal to a, then it is continuous. It is continuous at x is equal to a, but the converse is not true. Converse is not true. दो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लास्ट टाइम प्रूव कर दिया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर तो वो कंटिन्यूस भी होगा ए के ऊपर। ठीक है, ये पार्ट अपन पिछली बार प्रूव कर चुके थे बाय गिविंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, है ना। आज और एक तरीके से प्रूव कर देते हैं। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h which is equal to f dash a will exist, यानी फाइनाइट नंबर is a फाइनाइट नंबर। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट नंबर हो गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम एज द
limit of the function at x is equal to a. That is what we have to prove. So we have to prove limit x tends to a f of x is equal to f of a. ये मुझे प्रूव करना है, which is same as that is limit h tends to 0 f of a plus h is equal to f of a. प्रूविंग दिस इज सेम एज प्रूविंग दिस, क्योंकि x की जगह a plus h डाल दिया, h टेंस टू 0 हो जाएगा. ध्यान रखो इसका मीनिंग यही होता है, या मैं ऐसा लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग. और ये काम भी आएगा आगे, लेकिन जब भी काम आएगा तुम लोग को याद ही नहीं आएगा कि ये ऐसा भी होता है. सो लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h is equal to f of a, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a. ये मुझे प्रूव करना है यूजिंग दिस, इसका यूज करते हुए. ओके, सो नाउ कंसीडर limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a. ये मैंने कोई अपनी तरफ से एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h multiplied by h. Can I do that? Can I divide and multiply by h? Yes, sir. क्यों? Sir, क्योंकि h 0 नहीं है. Yes, since h is not 0, so we can do that. H is tending towards 0. It is not 0. Therefore, this is equal to, अब limit h tends to 0, ये वाला चीज ये बन जाएगा f dash a multiplied by limit h tends to 0 h, which is definitely 0. 0 multiplied by a finite number will be definitely 0. आया समझ में? सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस f of a का वैल्यू 0 आ गया मेरे पास में. उससे मुझे क्या मिलेगा? That means limit h tends to 0 f of a plus h minus limit h tends to 0 f of a is equal to 0. h tends to 0 f of a, h इसमें है ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ a है. सो h tends to 0 हो या कुछ और नंबर हो, that doesn't matter at all, वो f of a ही बन जाएगा. सो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड वी विल राइट f of a, और यही हमें प्रूव करना था. So if the function is differentiable at a point A, then it is definitely continuous at that point A. आ गया समझ में? Any doubt? करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. तो उसके लिए मुझे केवल एक एग्जांपल देना ही सफिशिएंट है. दैट मींस अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. टू सपोर्ट आवर आर्ग्यूमेंट वी जस्ट नीड टू गिव वन एग्जांपल. सही प्रूव करने के लिए हमें
जनरल प्रूव करना है, लेकिन गलत प्रूव करने के लिए वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल f of x is equal to mod x is continuous at 0, is continuous at x is equal to 0 but not differentiable, but not differentiable at x is equal to 0। इजीएस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए प्रूव करने के लिए। मॉड एक्स जो है वो 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है 0 के ऊपर। देखो कैसे प्रूव करेंगे। दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं 0 के ऊपर। सो एफ डैश 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे f ऑफ a प्लस h। a का मतलब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के ऊपर निकाल रहे हैं। 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, which is limit h tends to 0 plus f of h minus f of 0 का वैल्यू तो 0 ही है, 0 डाल दिया, डिवाइडेड बाई h। So this is equal to limit h tends to 0 plus f of h का मतलब हो जाएगा mod h अपॉन h। h 0 से ज्यादा है तो mod h will be h डिवाइडेड बाई h। कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, f डैश 0 माइनस निकालो, f डैश 0 माइनस, f डैश 0 माइनस के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, which is limit h tends to 0 minus f of h minus 0 divided by h, limit h tends to 0 minus f of h का मतलब mod h divided by h। h 0 से छोटा है तो mod h का वैल्यू माइनस h आ जाएगा बाहर। लिमिट h tends to 0 minus h upon h, which is -1। राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। दिखाई ठीक से दे रहा है ना? एक बार फोकस चेक कर लिया करो, कई बार फोकस चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है। इस बात को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ ग्राफ से भी। रिकॉल करो, ग्राफ का मीनिंग मैंने फंक्शन जब पढ़ाया था वहां पे भी समझाया था डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। टेंजेंट एग्जिस्ट करने से मतलब होता है राइट हैंड टेंजेंट एंड लेफ्ट हैंड टेंजेंट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, टेंजेंट बनाने का मीनिंग भी समझाया था मैंने कि राइट हैंड पे एक पॉइंट लेंगे, एक हम बनाएंगे कॉर्ड एंड दैट पॉइंट टेंड्स टू दैट पॉइंट जहां पे कि मुझे टेंजेंट बनाना है। याद आ रहा है क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यस सर। हाँ, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया कि स्मूथ ग्राफ, इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो ये Q प्लस बोलते हैं इसको, राइट साइड में ले रहे हैं तो नाउ Q प्लस विल अप्रोच टू P।
तो कॉर्ड ये इस तरह से जाएगी। फाइनली से ये वाला टेंजेंट बन गया। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड वाला टेंजेंट बनाएंगे, उसके लिए हम लेफ्ट साइड में कॉर्ड बनाएंगे ऐसे, दिस इज Q माइनस, नाउ Q माइनस विल अप्रोच टू P अगेन, तो Q माइनस यहां आ गया इस वाले जगह, फिर यहां और आगे आ गया लाइक दिस। फाइनली दोनों साइड से सेम टेंजेंट बन गया। ऐसा केवल स्मूथ ग्राफ के केस में ही होगा। That means the tangent does exist at this point. टेंजेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो फाइनाइट हो गया। तो dy by dx का मतलब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट जो है वो वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, नाउ मॉड एक्स का ग्राफ देखो, जब कॉर्नर पॉइंट होता है तो वहां पे दोनों साइड का टेंजेंट सेम नहीं होता है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, जब मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा तो दिस इज Q प्लस एंड दिस ओरिजिन इज द पॉइंट P, तो Q प्लस P की तरफ अप्रोच कर रहा है, बार बार यही बनता जाएगा। इस केस में यही कॉर्ड है और यही टेंजेंट है, तो दिस लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट जिसका स्लोप है 1। तो डेरिवेटिव एट ओरिजिन, डेरिवेटिव एट ओरिजिन या राइट हैंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन हो गया +1। राइट हैंड डेरिवेटिव एट ओरिजिन विल बी +1, यानी स्लोप 1 हो गया एक तरह से राइट साइड में। सपोज मैंने m प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये टेंजेंट अलग हो गया। लेफ्ट साइड से अगर मैं अप्रोच करता हूं ओरिजिन की तरफ, तो ये Q माइनस यहां पे लिया मैंने, दोनों को ज्वाइन किया, कॉर्ड बनाया, देन अगेन Q माइनस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स P पॉइंट दैट इज O हियर, वही टेंजेंट बन जाएगा। दिस लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट। तो इसका स्लोप होता है -1, 135 डिग्री का एंगल हो गया, तो m माइनस इज इक्वल टू -1 आ गया। दोनों टेंजेंट सेम नहीं है, देयरफॉर टेंजेंट एट origin does not exist. Though the function is continuous at origin, but दोनों साइड का टेंजेंट कॉन्साइड नहीं होने की वजह से इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये भी वेरीफाई हो रहा है। अभी जब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, उधर भी ध्यान दो, dy by dx का वैल्यू +1 आया था राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव dy by dx का वैल्यू, डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आया था। सो दैट आल्सो जस्टिफाइज आवर आंसर। सो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट अलग अलग आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन और 0। ठीक है, अर्णव तू तो कभी वीडियो अपनी तरफ से तो ऑन करता ही नहीं है ना, जब तक मैं नहीं बोलूं तुझे। नहीं सर। फिर कब करता है बता, हर क्लास में मुझे बोलना पड़ता है। आगे सबको समझ में, करूं प्रोसीड आगे। सो नाउ सपोज हमें किसी फंक्शन का नेचर चेक करना है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट ए, एनी पॉइंट ए। व्हाट डू वी डू? उसके लिए हमारे पास में क्या प्रोसीजर अवेलेबल है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। तो क्या करेंगे हम,
राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 मिनट होल्ड रखना, मुझे लग रहा है कुछ जलने की स्मेल आ रही है। हाँ बच्चों, कोई नहीं, सब ठीक लग रहा है। एसी की वजह से हो सकता है थोड़ा स्मेल ऐसा आ रहा है। डिफरेंशियबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशियबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी में क्या होगा, मुझे अगर डिफरेंशियल चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो पक्का कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे कंटिन्यूटी भी पहले चेक करनी पड़ सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डेरिवेटिव हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और वो भी उस केस में जब हमें पता हो कि हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आने के चांस हैं। अगर नहीं है तो सीधा ही सिंगल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डायरेक्टली। If right hand derivative is equal to left hand derivative, then the function is differentiable and continuous at that point। एक सिंगल पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है। सेकेंड, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव is not equal to left hand derivative but both are finite, but both exist finitely। वैसे तो exist बोलना ही sufficient है, finitely का मतलब, then the function is non differentiable but continuous, दोनों डिफरेंट आ गए लेकिन फाइनाइट है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड, if at least one of right hand derivative or left hand derivative does not exist finitely, then the function
is non differentiable but discussion for continuity is opened. इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता है यहां से, इसलिए इस केस में कंटिन्यूटी को हमें सेपरेटली चेक करना पड़ेगा. फोर्थ, differentiability implies continuity. अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूस हो जाएगा. फिफ्थ, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, discontinuity implies non differentiability. फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा. कंटिन्यूस होने पे डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर नॉन मतलब डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, दैट इज हाउ वी चेक द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. ओके, एक एग्जांपल ले लेता हूं इसके ऊपर बेस्ड. काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनती हैं इसके ऊपर. डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. और जेई में मतलब फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर्स का, स्पेशली डिफरेंशिएशन में. मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे बेस्ड ज्यादा प्रॉब्लम जेई में नहीं आता है. ज्यादा प्रॉब्लम ये इसी तरह की प्रॉब्लम्स में से आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल. हम कैसे चेक करेंगे? Suppose function f of x is equal to 1 upon x into sine of x square when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Discuss the continuity and differentiability of fx at x is equal to 0. 0 पे मेरे को इसका डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, 0 पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h, which is limit h tends to 0. f of h ही आ जाएगा. f of h का वैल्यू एक बार लिख ही देता हूं, माइनस f of 0. 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई h. नाउ h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तब फंक्शन यहाँ पे f of h मुझे लिखना है. दैट मीन्स h इज नॉट 0. तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 ये वाला डेफिनेशन यूज करना है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 upon h into sine h square whole divided by h. अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है
क्योंकि ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है 0 प्लस या 0 माइनस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसकी नेबरहुड में डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है 0 के। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin of h square divided by h square which is definitely 1. सो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूं एक बार, 0 पे लिमिट निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 ही है, f ऑफ 0 इज 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है मुझे f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x into sin x square which is limit x tends to 0, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, sin x square divided by x square, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 into 1 is 0. So limit of the function is same as value of the function, function is continuous at 0. आगे समझ में? That is how we use this theorem. काफी प्रॉब्लम्स आएंगी इसके ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन वापस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, जो हमने पिछली बार डिराइव किए थे। जिन जिन का प्रूफ नहीं आया वो बोलते जाओ जल्दी से। यस, सर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का प्रूफ, डेरिवेटिव ऑफ fx into gx, one function would be constant, another function का डेरिवेटिव आएगा प्लस अनदर फंक्शन कांस्टेंट, बचा हुआ फंक्शन उसका डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, कहां से आया देखो, लेट, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को मैंने एक नया फंक्शन h ऑफ x सपोज कर लिया, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। ठीक है, सो h डैश x का मतलब हो जाएगा, अब h में वहां पर यूज करूंगा तो सिंबल चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं लिमिट जो h टेंड्स टू 0 लेता हूं, इस वाले h से कंफ्यूजन नहीं हो, उसकी जगह मैं k ले लेता हूं। सो लिमिट k टेंड्स टू 0, इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, h ऑफ x प्लस k। आर यू कंफर्टेबल विद दिस सिंबल्स या चेंज करूं? पक्का? चलो चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि जनरली अपन h टेंड्स टू 0 लेते हैं, इसको चेंज कर देता हूं यहां पर, fx इंटू जी एक्स, इसको मैंने कुछ नया फंक्शन ले लिया से tx, सो t डैश x would be equal to limit h tends to 0 t of x plus h minus t of x divided by h। सही है, this is equal to limit h tends to 0 t of x plus h f of x plus h into g of x plus h, t of x plus h, x की जगह पर x plus h डालना है in the entire expression, so this will be f of x plus h into g of x plus h minus t of x यानी fx into gx, whole divided by h। This is equal to limit h tends to 0 f of x plus h into g of x plus h minus f of x
इंटू जी ऑफ एक्स, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो मैं जी ऑफ एक्स प्लस एच कर देता हूं। एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच को ऐड कर दिया, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब इन दोनों में से g ऑफ x प्लस एच को कॉमन निकाल दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0, g ऑफ x प्लस एच को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा f ऑफ x प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, स्प्लिट भी कर दिया, प्लस लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचेगा g ऑफ x प्लस एच माइनस का जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। So far so good. Now अब जो पूछूंगा उसका आंसर बिल्कुल सही सही देना है मुझे। लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस एच, हाँ इसमें भी लिमिट लगेगा h टेंस टू 0, इसमें भी लिमिट लगेगा, लिख देता हूं एक बार ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस एच इनटू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इस f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x इनटू लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये क्या बन गया, ये वाला Sir, f dash x. f डैश x, करेक्ट। बाकी सब तो सही बता दोगे, एक जगह चांद से कि अटकोगे। ये क्या बन जाएगा, ये वाला जी डैश d डैश x, ये क्या बनेगा f of x. f ऑफ x, f ऑफ x इंटू जी डैश x, ये मैंने लिख दिया, इसकी जगह मैंने f डैश x लिख दिया। ठीक है, ये क्या बनेगा g of x. किसकी आवाज है, Avantika. सॉरी So Avantika. आवाज ही नहीं आ रही है, अवंतिका, Yes, sir. हाँ अब आइए ना। हाँ, g ऑफ x, रीजन बता। So h को 0 पुट कर देंगे तो g of x आ जाएगा। बिल्कुल, यही पक्का मैं जानता था यही गलती होगी। लिमिट h टेंस टू g 0 g ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू gx, इसने अवंतिका ने बताया। आंसर सब लोग यही बताते हैं, रीजनिंग कोई सही नहीं बताता है। So, so g dash x is differentiable, so it will be continuous. So, sir, f of x plus h will be equal, so g of x plus h will be equal to g of x. बिकॉज ऑफ, So, because g dash x, so g of x is differentiable, so it will be continuous. हाँ बिल्कुल सही। तो तुझे इतना क्यों बोलना है,
सिर्फ इतना सा बोलना है, बिकॉज फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस। आगे क्या समझ में? ये कंटिन्यूअस होने की वजह से जी एक्स हुआ है, एच को जीरो नहीं डाल रहे हैं यहां पर। ऐसे तो फिर हर जगह फंक्शन में जीरो ही डाल देंगे जहां जरूरत पड़ेगी, फिर यहां भी एच को जीरो ही डाल देते हैं, फिर तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट ही जाएगा। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे जी ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है कोई फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच लिख के कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है। अब उस एक्सप्रेशन में एच को जीरो डालने से क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, लेकिन दिस इज इक्वल टू जी एक्स इसलिए आएगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब, किसी पॉइंट ए के ऊपर कंटिन्यूस होने का मतलब ये होता है, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो किसी फंक्शन को ये लिख रहे हैं, इसका मतलब है एच को जीरो नहीं डाल रहे हैं, तब तो फिर हर फंक्शन ही कंटिन्यूस हो जाएगा हर पॉइंट पे। केवल कंटिन्यूस होगा फंक्शन तभी ऐसा होता है। आगे गया समझ में? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसलिए हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे। h tends to 0, g of x plus h will be gx because the function gx is continuous। और कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी वो डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला ही नहीं बना सकते थे। आ गया समझ में? पक्का? दिस इज द रीजन। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल का डेरिवेशन। बोल जैनम आगे। सर क्वेश्चन टूल तो एक बार और ट्राई कर लूंगा फिर। क्वेश्चन रूल इसी तरीके से होगा, ऑलमोस्ट सेम टाइप का एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट करना और सेम तरीका है एकदम प्रूव करने का। सर चेन रूल भी एक बार बता दीजिए। चेन रूल अभी करता हूं डिस्कस, और बोल। सर बाकी तो हो गए सारे? हाँ सर। बाकी सबसे सब हो गए या और किसी को कुछ पूछना है? और कोई डेरिवेशन चाहिए किसी को भी? सारे हो गए पक्का 100% चेन रूल के अलावा? श्योर? सब लोग कंफर्म है? नहीं है कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो फिर अब मैं पूछ लेता हूं, सेक इनवर्स एक्स का बताओ कैसे निकालेंगे? इसका मैंने dy बाई dx लिखा था, बोलो क्या था? सर 1/x mod under root x square minus 1। मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे डिराइव? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कम से कम 3 बार तुम लोगों से पूछा है और सबने हाँ किया है। सर x इक्वल्स टू sec y लिख देंगे पहले। sec y इज इक्वल टू x, करेक्ट। सर उसके बाद dx अपॉन dy। dx अपॉन dy निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लिमिट k टेंड्स टू 0 sec ऑफ y प्लस k माइनस का sec y डिवाइडेड बाई k। एग्रीड? आगे बोल। सर तो वो आएगा sec y tan y। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कॉस में चेंज करके लिमिट निकाल लेंगे, सो दैट विल कम आउट टू बी sec y इंटू tan y। एंड देयरफॉर dy बाई dx इसका उल्टा हो जाएगा।
सो फार सो गुड। सेक वाई का वैल्यू डाल दिया x, टेन वाई का वैल्यू डाल देंगे और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही। नो सर। हाँ बता। सर क्योंकि y लाए 0 to पाई तक, हाँ तो इसलिए सर tan पॉजिटिव भी होगा, और तो इसलिए मॉड लगाएंगे। नहीं, मोड क्यों लगाएंगे? 10 पॉजिटिव होगा तो नहीं वो तो सर, रूट नेगेटिव भी होगा। है। सर नेगेटिव भी होगा। सर क्योंकि tan y will be equal to root of sec square y minus 1। यहां पर ये इसने सही बताया कि y बिलोंग्स टू 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, ये इसकी रेंज होती है सेक इनवर्स की। यहां तक टिया ने सही बताया। उसके आगे देखते हैं इससे क्या बताया। सिंस टेन स्क्वायर वाई इज सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 है। हाँ आगे एक्सप्लेन कर। सर तो tan y will be plus minus root of sec square y minus 1। प्लस माइनस रूट ऑफ सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 विच इज प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब सर अब अगर y 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा तो tan पॉजिटिव होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। और सर अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा तो फिर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ तो ले लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यस सर, तो dy अपॉन dx विल बी 1 अपॉन x, पॉजिटिव भी आएगा एक बार नेगेटिव भी आएगा। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ हुआ? सर मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ तो ले लेना, कौन मना कर रहे। 1 अपॉन ऐसे लिख देता हूँ एक्स रूट एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसे दो केस बना लेते हैं। 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब बताया तूने? सर जब 0 से पाई बाय 2 के बीच में। जी, y का वैल्यू 0 से पाई बाई 2। ठीक है आगे। सो 1 1 अपॉन माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ y बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई। हाँ तो ये तो दो ऑप्शन हो गए अलग अलग। ये तो y के ऊपर कंडीशन हो गई, y पे जो कंडीशन है उसको चेंज करके मैं x के ऊपर कंडीशन लाऊंगा। मैंने तो ऐसा कंडीशनल तो बताया नहीं कुछ। मैंने तो बताया कि हमेशा ही 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ऐसे कंडीशंस कहाँ लिखी हैं? दो अलग अलग रिजल्ट कहाँ लिखे हुए हैं? यस सर। फिर और कोई? तो सर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, उसमें रेंज तो 0 से पाई और माइनस पाई बाय 2 हो गया। अब सर इसमें हम x की वैल्यू जो है वो हम माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी डाल सकते हैं। लेकिन सर हमारे जो सेक x की वैल्यू आएगी वो हम चाहते हैं कि से पॉजिटिव हो, तो जब हम x इज इक्वल टू सेक y लिखेंगे तो वो मतलब वैल्यूज हमारी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब क्योंकि सेक इनवर्स y जो है, सेक इनवर्स x जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए हम x पे मॉड लगा देंगे। ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक बताया तूने? बोल तो ऐसे रहा था बहुत सारी चीजें कि बहुत अच्छा बताने वाले हैं, लेकिन सब आगे जाके वो वैसे वाले बच्चा हो गया जैसे कि लिख रहे हैं अभी कहीं बीच में अटक गया, अरे कुछ भी लिख दो चलो आंसर मिला दो, लास्ट में जाके घपला कर दिया बीच में सारा। मेरे को लगा कुछ सही बात बताएगा, लास्ट में जाके सब बेकार कर दिया। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई।
जब x पॉजिटिव है तो y 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने पर y विल बिलोंग टू 0 से π/2। इफ x इज नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू -1 हो गया तो y विल बिलोंग टू π/2 से पाई। अब क्या करें? पहले तो ये ऐसे कंडीशन बतानी चाहिए अगर तू x और y की बात कर रहा है तो। देखो कितना मुश्किल काम है। ये टिया से क्या गलती हो रही है, वो केवल टेन वाई का वो देख रही है साइन, सेक वाई पे तो उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। जब y का वैल्यू 0 से π/2 होगा तो टेन वाई और सेक वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब y का वैल्यू π/2 से पाई होगा तो टेन वाई नेगेटिव होगा, सो इज सेक वाई भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे। ठीक है, y का वैल्यू जब π/2 से पाई के बीच में होगा, π/2 से पाई के बीच में होगा तो x नेगेटिव हो रहा है, x नेगेटिव है, x अपने आप में नेगेटिव है, तो -x अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। तो ये दोनों आंसर हम सेपरेटली लिखें या दोनों को कंबाइन करके ये लिख दें, एक ही बात है। एक बार समझ ले, पहले ढंग से समझ ले, आराम से बोलना, सटल चीजों को अच्छे से जाने दो दिमाग में अंदर। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना डिफिकल्ट काम है। तो ये आंसर हम दोनों अलग अलग लिखें या एक आंसर लिखें, बात एक ही है। इस केस में x itself would be negative, so नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में x पॉजिटिव होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए sec y इंटू टेन वाई, बिकॉज y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों पॉजिटिव हो गए, y सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव हो गए। सो द फाइनल आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई mod x would be enough। वैसे भी जब मैं मॉड हटाऊंगा तो इसका मीनिंग यही तो होगा, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऑब्वियसली ये होगा यहाँ पर, क्योंकि डोमेन ही ये वाली है। व्हेन एक्स इज नेगेटिव तो इसकी जगह -x लिखेंगे, यानी एक्स इज नेगेटिव। एक्स नेगेटिव होने का मतलब ही यही है। करेक्ट। अब बोला ऋषि। सर मैंने रेंज से नहीं किया सर, आई रोट dy by dx is equal to cos square x by sin x। dy by dx is equal to cos square x by sin x। अच्छा, साइन कॉस में चेंज कर दिया। यस सर। मतलब y नहीं लिख रही है क्या? नहीं सर। dy by dx is equal to डायरेक्टली sec इनवर्स x का कैसे लिखा है? नहीं सर आई रोट dx by dy is equal to sec x tan x, and then sir dy by dx will be equal to cos square x by sin x। So sorry, so cos square y by sin y। So मैंने दूसरा उल्टा लिया। बार x बोल रही तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं सर मैंने उल्टा लिया था इसलिए। हाँ, dy by dx का वैल्यू तूने लिखा, साइन अपॉन कॉस लिख दिया, इसको 1 अपॉन कॉस लिख दिया, तो cos स्क्वायर y अपॉन साइन y, यही ना? ठीक है, आगे बोल। Then sir I wrote this in terms of x, so which will be 1 by x square by root of 1 minus 1 by x square। इन टर्म्स ऑफ x मतलब इसको कैसे लिखा? इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर y का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन y का वैल्यू क्या लिखा? So under root of 1 minus 1 by x square। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by x square। 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो साइन नहीं चाहिए क्या तुझे? नो सर नहीं चाहिए होगा। क्यों नहीं चाहिए?
साइन स्क्वायर वाई होता है 1 माइनस कॉस Oh. वाई। Okay, sir. क्यों नहीं प्लस माइनस? Yes, sir. So that's a mistake. Yes, sir. वो तो रेंज तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना तुझे। Yes, sir. अनकॉन्शियसली यू हैव डन दैट। वाई अगर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस रिजेक्ट हो जाएगा। Sir. ठीक है, अब आप एक और चलो, मान लेते हैं, चलो ये लिख दिया तुमने, ये सोचा नहीं बट अनकॉन्शियसली कर दिया, एग्रीड। ऊपर जाके क्या बनेगा, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। दिस एक्स स्क्वायर आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऊपर जाके क्या बनेगा? Sir, oh, so this will become under root of x square. So which will अंडर be रूट mod ऑफ of एक्स x. स्क्वायर को क्या mod लिखते हैं हम x. लोग? फिर मॉड एक्स आ गया। बस अब ये मॉड एक्स, हम नीचे इसको, नीचे वाले को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मॉड Yes, एक्स कट जाएगा, तो मॉड Yes. एक्स आ जाएगा। ठीक है, काम तो आएगा ही आएगा पक्का, हो ही नहीं सकता कि वो काम नहीं आएगा। करो प्रोसीड आगे, नेक्स्ट। बट गुड एनीवे, कोशिश की है तुम लोगों ने, ठीक है। कुछ लोग जो उन्होंने नहीं की, जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं, आते हैं चेन रूल के ऊपर। चेन रूल, सपोज मैंने फंक्शन लिया f ऑफ जी एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो मैंने क्लेम किया था कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स होगा। एक बार लिख देता हूं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, लेट जी एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये y इज इक्वल टू बन गया f ऑफ t, तो dy बाई डी एक्स, सिंस dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। करेक्ट, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी का मीनिंग हो जाएगा एफ ऑफ टी का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट इज आई कैन राइट एफ डैश टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। यहां से आएगा, यहां पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो दोनों साइड का, तो ये डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। सो डी टी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं जी डैश एक्स। अब t की वैल्यू वापस डाल दो, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आ गया हमारे पास में रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो जो फंक्शन दिखता जाता है उसका डेरिवेटिव निकालते जाओ, फिर उसके अंदर जो फंक्शन में फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन इस तरह से कोई आता है, तो जस्ट कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग देम एंड कीप मल्टीप्लाइंग देम। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक, सपोज y इज इक्वल टू log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है, log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, रेज टू दी पावर से 5। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो डजंट मैटर, जस्ट वॉच केयरफुली।
तो dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले ये पावर फंक्शन है, इस पूरे के ऊपर पावर 5 आ रहा है, तो 5 आगे आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का पावर 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 हो गया, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय, पावर का खत्म हो गया, नाउ फ्री फ्रॉम द पावर। अब लॉग का करेंगे, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब किसका करेंगे बताओ, लॉग का खत्म हो गया, अब इसका अंदर वाले का करेंगे। अंदर वाले में क्या चीज है ये, बोलो किसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए मुझे अब? सर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। साइन क्या सर मतलब सर साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर उसको डिफरेंशिएट करना। हाँ, साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का मीनिंग है साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट है, ठीक है। तो फिर से एक बार पावर का होने वाला है, अभी पावर फंक्शन का होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 आगे आ गया, साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, पावर 1 विच इज साइन एक्स क्यूब, अभी पावर का खत्म हो गया, अब किसका होगा, अब किसका होगा सर साइन एक्स क्यूब। अब साइन का होगा, अब साइन का होगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, अब किसका हो गया, ये खत्म हो गया साइन का, अब किसका होगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो 3x स्क्वायर, ये भी पावर का हुआ है, 3x स्क्वायर पावर का हुआ है अभी, अब किसका होगा x का, x के रिस्पेक्ट में विच इज 1, सो वी जनरली डोंट राइट इट। आगे समझ में, दैट इज हाउ वी अप्लाई द चेन रूल। अभी पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, चेन रूल में कोई मतलब गलत नहीं होना चाहिए, और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे फास्ट ही करना है जैसे मैंने लिखा है, ऐसे बार बार मत लिखो कि इसका किया इसका किया इसका किया, ये सब ऐसे दिमाग में फास्ट चलना चाहिए। पक्का 100% आ गया सबको समझ में? आरुषि थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, बोल। नहीं आ गया। पक्का? यस सर। ठीक है, करूं प्रोसीड नाउ। सो दैट इज हाउ वी अप्लाई द चेन रूल। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस, या एक्सप्लिसिट तो अपन करते ही हैं, इम्प्लिसिट ले लो। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिसमें कि वन वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ द अनदर वेरिएबल, ना तो हम y को x की फॉर्म में कंप्लीटली लिख पाए और ना ही हम x को y की फॉर्म में कंप्लीटली लिख पाए, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 2x क्यूब या 2x स्क्वायर ले लेते हैं इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम कोशिश भी करें x को y की फॉर्म में कंप्लीटली लिखने की तो मुश्किल काम लग रहा है, या y को कंप्लीटली x की फॉर्म में लिखने की,
यानी एक तरफ x रखा लेफ्ट हैंड साइड में और y की सारी टर्म्स दूसरी साइड में चले जाए, या y को एक तरफ रखा x की सारी टर्म दूसरी साइड में चल जाए, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, और जिसमें ऐसा करना पॉसिबल हो जाए उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस तो हम करते ही हैं, या तो x को y की फॉर्म में लिख दो या y को x की फॉर्म में लिख दो। x को y की फॉर्म में लिख रहे हो तो dx अपॉन dy निकाल के उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। y को x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो सीधा ही dy बाई dx निकाल देंगे। बट जब ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो, इस तरह की फॉर्म हो, इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप की फॉर्म, तो और आपसे बोला जाए कि dy बाई dx निकालिए, तो सेम ही रूल है, कोई फर्क नहीं है। सपोज मुझे इसी का dy बाई dx चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? डिफरेंशिएट करते जाओ, 3x स्क्वायर पावर का हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है इसलिए लिखेंगे नहीं, प्लस 3y स्क्वायर, y का भी करेंगे, अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो जाएगा dy बाई dx। यहां पर भी मैंने x का किया था बट दैट वाज 1, सो आई डिड नॉट राइट इट। आया क्या समझ में? प्लस ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो एक को कांस्टेंट रखा, इसका करेंगे 2y, y का करेंगे dy बाई dx, चेन रूल, प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4x इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 का 0 हो गया कांस्टेंट। therefore 3y square plus 2xy into dy by dx is equal to आ जाएगा माइनस में y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक साथ ही लिख देता हूं, इस वाली टर्म को मैं नीचे ले जा रहा हूं, 3y स्क्वायर प्लस 2xy, यहां से हटा देते हैं, इज दैट ओके? आगे क्या समझ में? करूं क्या प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट वाला आते हैं, इम्प्लिसिट के बाद में पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है जब x और y को एक और नए वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया एंड दैट न्यू वेरिएबल इज नोन एज द पैरामीटर, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू x इज इक्वल टू से r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। So we can call these two equations together as the parametric equations of a circle. Correct? X को यहाँ पे वेरिएबल क्या है? R is not variable, theta is. X को R cos थीटा लिखा, Y को R sin थीटा लिखा, मुझे dy by dx निकालना है। तो दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस तो है कि मैं यहां से dx अपॉन d थीटा निकालूं विच इज माइनस का r sin थीटा,
यहां से dy by d थीटा निकालें which is r cos थीटा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम जानते हैं प्रोसेस, सो dy by dx को हम लिख सकते हैं dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। समझने के लिए d थीटा हट गया और dy by dx बच गया। So dy by d theta is r cos theta divided by माइनस का r sin theta यानी माइनस cot theta will be the answer here. दूसरा प्रोसेस है ये, दिस इज यूनिवर्सल प्रोसेस, हर पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए वैलिड होगा ये वाला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस सभी प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं है। सेकंड प्रोसेस इज पॉसिबल wherever it is possible to eliminate the parameter. If it is possible to eliminate the parameter, then we eliminate and we try to get a relationship between x and y and then find dy by dx. जैसे यहां पर पॉसिबल है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब थीटा खत्म ही हो गया, हमें तो dy by dx निकालना था, तो अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा 2x, इसका होगा 2y इंटू dy by dx और इसका 0। देयरफॉर dy by dx का वैल्यू आ गया माइनस का x अपॉन वाई। थीटा की फॉर्म में आंसर निकालना है तो वापस ये वैल्यू डाल दो x और y की, r cos थीटा r sin थीटा, तो माइनस का r cos थीटा डिवाइडेड बाय r sin थीटा माइनस cot थीटा। आया समझ में? पक्का? करूं प्रोसीड? नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। That we generally do when there are lot of multiplications and divisions. तो या तो उस केस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, या तो हम उस केस में यूज करेंगे जब काफी सारे प्रोडक्ट और डिवीजन हो, या फिर हम उस केस में यूज करेंगे जब फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू द पावर फंक्शन ऑफ एक्स हो, यानी वेरिएबल, फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल रेज टू द पावर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल। देखो x की पावर n का हम डेरिवेटिव जानते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, बट दिस इज ओनली ट्रू व्हेन दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कांस्टेंट। बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। a की पावर x का भी हम डेरिवेटिव जानते हैं, a की पावर x इंटू लॉग a, यहां पर बेस कांस्टेंट हो गया और पावर वेरिएबल हो गया, ये भी ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इफ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल रेज टू द पावर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आ जाए, जैसे x की पावर x आ गया, तो इसमें ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो पाएगा ना वो वाला यूज हो पाएगा। ऐसे केसेस में हम लॉग लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। x की पावर x का स्टैंडर्ड भी है, तो इसी का मैं पहले डिराइव कर देता हूं। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ये डायरेक्टली यूज भी होता है काफी प्रॉब्लम्स में, तो इसके लिए दोनों साइड में लॉग लेंगे। log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x,
log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y इंटू y का करेंगे dy by dx। यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है, x कांस्टेंट log x का 1/x प्लस log x कांस्टेंट x का 1। अब इस वाले y को उधर ले जाओ तो dy by dx की वैल्यू मेरे पास आ गई है, y की वैल्यू वापस डाल देंगे, एक बार ऐसे लिख देता हूं y इंटू 1 प्लस log x। फाइनली मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, इज y की वैल्यू डाल दी x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। x की पावर x का डेरिवेटिव होगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sin x रेज टू दी पावर cos x। log लिया, log y इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x। वन अपॉन y इंटू dy बाई dx, cos x कांस्टेंट, 1 अपॉन sin x का cos x प्लस log sin x इज कांस्टेंट, cos x का माइनस sin x। सो दिस इंप्लाइज dy बाई dx का वैल्यू मेरे पास आया, इस वाले y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x अपॉन sin x, चाहो तो cos अपॉन sin cot x लिख दो, या cos स्क्वायर x अपॉन sin x लिख देते हैं, माइनस sin x इंटू log sin x, माइनस sin x इंटू log sin x, log ऑफ sin x। ये आंसर हो गया, y की वैल्यू वापस डाल दो, दैट इज sin x रेज टू दी पावर cos x। आगे समझ में? एनी डाउट? पक्का? अब पहले मुझे, इस बार मैं तुम लोग को चॉइस दे रहा हूं, पहले पाई शीट करना चाहते हो या पहले एनसीईआरटी बुक करना चाह रहे हो, वट एवर यू लाइक। एनसीईआरटी सर। जनरली मैं हर चैप्टर में कभी किसी में एनसीईआरटी बुक पहले कराऊंगा, पाई शीट फिर उसके बाद पाई शीट, या पहले पाई शीट और उसके बाद एनसीईआरटी। इस चैप्टर में दोनों ही सेम सी चीज है, बट आई बिलीव इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ज्यादा क्वेश्चंस हैं। पहले एनसीईआरटी कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है? पाई शीट उसके बाद करना। एनसीईआरटी बुक में से करना है, एक बार देख लेता हूँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। कहां तक दिया था अभी तक? 5.2। 5.2। थोड़े से एग्जांपल्स एनसीईआरटी में से ले लेता हूं। एनसीईआरटी में से ले लेता हूं थोड़े एग्जांपल्स। 5.3 में से देखो, एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूं। स्पेशली इनवर्स वाली प्रॉब्लम्स, तो एक या दो प्रॉब्लम्स ले रहा हूं इनवर्स वाली। से एक प्रॉब्लम है 10th वाला, y इज इक्वल टू
tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे। ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो लिख सकते हो, बट बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे थोड़ा ज्यादा लिखना है जबरदस्ती, तो पुट कर दो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। वैसे तो जिन्होंने ठीक से पढ़ा उनको याद होना चाहिए कि दिस इज 3 tan इनवर्स x। नहीं भी याद आता कोई बात नहीं, x की जगह टेन थीटा डाल के देख लो, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बन गया। दिस इज 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस डाल दो, 3 tan इनवर्स x। सो dy बाई dx आ जाएगा इधर से 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x का किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी आर डन। आगे समझ में? और एक ले लेता हूं, से 14th क्वेश्चन है इसमें, y is equal to sin inverse of 2x into root 1 minus x square। ठीक है, अगेन जिन्होंने इनवर्स ठीक से पढ़ा हुआ है उनको पता है कि दिस इज 2 sin इनवर्स x। जिन्होंने इतना ठीक से नहीं पढ़ा वो भी कर सकते हैं इजीली। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, 2 sin theta, 1 minus sin square theta is cos square theta, so 2 sin theta into cos theta, sin inverse of sin 2 theta, which is 2 theta, theta की वैल्यू डाल दी, sin inverse x, this is y, so dy by dx का वैल्यू आ गया 2 upon root 1 minus x square। आगे क्या समझ में? यस सर। नेक्स्ट, तो 5.3 कर सकते हो। 5.4 इसमें भी कुछ खास नहीं है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। दो एग्जांपल्स ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to root of e raised to the power root x, x is positive, वो तो रूट के अंदर है इसलिए दिया हुआ है डोमेन। dy बाई dx निकालेंगे, चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले रूट का करेंगे, रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, सो 1 अपॉन 2 रूट, एंटायर थिंग विल बी एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय रूट का खत्म हो गया। e की पावर का करेंगे, e की पावर का e की पावर एज इट इज, फिनिश्ड। अब ऊपर वाली पावर का करेंगे रूट x का, रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, x का करेंगे 1। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है आंसर, 2 इंटू 2 4, तो ये वाला हो जाएगा। ये रूट ऑफ e की पावर रूट x है, वो e की पावर रूट x है, तो रूट ऊपर बच जाएगा, रूट ऑफ e की पावर रूट x डिवाइडेड बाय 4 रूट x। बस यही आंसर है। वन मोर, क्वेश्चन नंबर 10, cos of y is equal to
cos of log x plus e raised to the power x. फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है ये वाली। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, cos का करेंगे माइनस साइन आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर वाली चीज का करेंगे इसका, लेकिन ये सम ऑफ टू फंक्शन है तो ब्रैकेट लगा दो एक, log x का किया 1 बाई एक्स प्लस e की पावर x का e की पावर x। आगे समझ में? बस यही आंसर है, आगे कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन मुझे दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट 5.5 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स में ले लेता हूं। एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। y is equal to root of x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5। तो काफी सारे प्रोडक्ट और डिवीजन है और रूट भी है, तो लॉग लेना इज एडवाइजेबल। बिना लॉग के भी कर सकते हो, बिना लॉग के कैसे करोगे? पहले रूट का कर दो 1/2 रूट, उसके बाद ये अंदर पूरा कोशेंट है तो कोशेंट रूल लग जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। लेकिन जब ये इनके डेरिवेटिव करोगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 2 का प्रोडक्ट 3 का प्रोडक्ट, इस तरह से, है ना। 1 मिनट में चार्जर लगा दूं, जाना मत कहीं, फटाफट वीडियो बंद करते हो तुम लोग, वेट ही करते हो कि वीडियो कब बंद करना पड़े। कुछ लोग तो क्लास जैसे जैसे आगे प्रोसीड करती है वैसे वैसे वीडियो बंद कर लेते हैं। नाउ लेकिन लॉग लेना इज मच मोर कन्वीनियंट हियर। log y इज इक्वल टू सीधा 1/2 आगे आ जाएगा, पावर log ऑफ दिस एंटायर थिंग, log ऑफ a अपॉन b होता है log a माइनस log b, तो log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, फिर दिस इज 1/2 log a इंटू b का मतलब हो जाएगा log a प्लस log b, फिर यहां पर भी log a इंटू b इंटू c है तो log a प्लस log b प्लस log c, माइनस बाहर है तो माइनस का log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 4 माइनस का log x माइनस 5, ऐसे लिखेंगे। ये log y का वैल्यू हुआ। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देना भाई ये जरूर से, ऐसी ऐसी चीजों के लिए भी मार्क्स काट लेते हैं एग्जामिनर्स बोर्ड के एग्जाम में। तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3। देखो चेन रूल यहाँ पे भी लगाया मैंने, log का किया 1/x माइनस 3, अब x माइनस 3 का भी करेंगे बट वो 1 माइनस 0 यानी 1 ही आ जाएगा। चेन रूल सब जगह लग रहा है। माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। नाउ वी आर डन।
देयरफॉर dy by dx, y को उधर ले जाओ, y की वैल्यू डाल दो, दैट्स ऑल, यही आंसर है। कर लोगे ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इलेवेंथ क्वेश्चन ले रहा हूं। y is equal to x into cos x raised to the power x plus x into sin x raised to the power 1 by x। ठीक है, फंक्शन ऑफ x raised to the power फंक्शन ऑफ x आ रहा है। क्या दोनों साइड का लॉग लेना चाहिए मुझे? बोलो। Should I write log y is equal to log of x cos x raised to the power x plus log of x sin x raised to the power 1 by x? No sir. हाँ, No sir. पक्का? Yes sir. हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये काम, इसीलिए मैंने स्पेशली बताया ये। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसका मतलब log ऑफ a प्लस बी ले रहे हो, विच इज log a प्लस log b। log ऑफ a प्लस b log a प्लस log b नहीं होता है, log a इंटू b होता है, log a प्लस log b। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, इसमें डायरेक्टली log नहीं ले सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे सपोज कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, then dy by dx will be du by dx plus dv by dx बनेगा। अब du by dx and dv by dx अलग अलग निकालेंगे। Now since u is equal to x into cos x raised to the power x, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके लिए अब दोनों साइड में log लेंगे, तो log of u is equal to x into log of x cos x। बोलो यहां तक ठीक है? And now differentiating with respect to x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये दो का प्रोडक्ट है, x कांस्टेंट, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स का करेंगे तो ब्रैकेट लगा दिया, x कांस्टेंट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कांस्टेंट x का 1 प्लस लॉग ऑफ x cos x कांस्टेंट इंटू x का 1। देखो यहां तक समझ में आ गया क्या? पक्का? दिस इज इक्वल टू यहां से एक x और ये x कैंसिल किया मैंने, और कुछ कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे, तो माइनस का x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम भी ले लिया कॉस एक्स, प्लस का कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स।
एंड नाउ वी विल ट्रांसफर u टू दैट साइड, तो du by dx आएगा मेरे पास में therefore du by dx I get to be x into cos x raised to the power x, ब्रैकेट में आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू log of x cos x whole divided by cos x. ये du by dx आ गया. सिमिलरली dv by dx निकालेंगे. क्या निकाल के दिखाऊं? ये वाला v है, इसके लिए भी log ले लेंगे. 1 by x इंटू log of x sin x आएगा. बोलो करके दिखाऊं क्या? हो जाएगा. हो जाएगा. फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तब dy by dx आएगा. समझ गए प्रोसेस? मैकेनिकल प्रोसेस है, एक बार ठीक से पकड़ लिया उसके बाद कोई गलती नहीं होगी. बहुत ज्यादा दिमाग वाली चीजें नहीं है ये एकदम मैकेनिकल काम है. ठीक है, करूं प्रोसीड आगे? एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं इसी में से 14th, आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम है. cos x raised to the power y is equal to cos y raised to the power x. लिखा हुआ है फाइंड dy by dx of this function. तो दोनों साइड में log ले लेंगे. y into log of cos x is equal to x into log of cos y. Which implies, अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये दो का प्रोडक्ट है y into log cos x. हाँ, y अलग हो गया, log cos x अलग है. log इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. इसी तरह से यहाँ पे भी दो का प्रोडक्ट है. ये समझ में आता है ना सबको? ठीक है. सो y एज इट इज हो गया. log का करेंगे 1 अपॉन cos x, cos का करेंगे माइनस साइन x, प्लस log cos x कांस्टेंट, y का करेंगे dy by dx इज इक्वल टू x कांस्टेंट, log का किया 1 अपॉन cos y, cos का किया माइनस साइन y, y का भी करेंगे dy by dx प्लस log cos y कांस्टेंट, x का 1 लिख देता हूं. अब dy by dx की टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा प्लस में 10y, x इंटू 10y प्लस log cos x इंटू dy by dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x. Therefore dy by dx is equal to आ गया log cos y plus y tan x whole divided by x tan y plus log cos x. ये dy by dx आ गया. डन. आज यहीं तक करना है तुम लोगों को. 5.3 तक 5.2 तक कर लिया था ना पिछली बार.
5.3, 5.4, 5.5 तीन एक्सरसाइज करनी है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक एनसीईआरटी खत्म करवा दूंगा, फिर हम पाई शीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट।